नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों दलों ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव अधिकारी का वायरल हुआ वीडियो सबूत के तौर पर शीर्ष अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी पर भड़क गए थे। कोर्ट में आज उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखनऊ में एक जनसभा के दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या जाना चाहता है। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया। देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में एक जनसभा के दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। यहां सीएम योगी ने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है, विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर यह बढ़ रहा है। मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोई स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। हमारा राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची, जहां राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। वहीं गांधी चौक पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का झंडा लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष विष्णु मिश्रा के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी का विरोध किया, तो वहीं कस्बे में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत भी किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस से सीटों की शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच में जारी इस लिस्ट में पीडीए के तहत 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में कई चेहरे हैं जो बेहद पुराने हैं, जिन्हें सपा ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। गाजीपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, जबकि मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिख रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर के चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को सपा उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन के बाद अखिलेश यादव यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची, जहां भादर ब्लॉक में स्मृति ईरानी ने लोगों से मुलाकात किया, जिसके साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना,
लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। और विशेषतः जिन्होंने साल 2014 में अमेठी में वादा किया था कि वो बदलाव की राजनीति लेकर आए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में जो प्रदेश की राजधानी में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसके सौजन्य से अमेठी में 6,523 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ये एमओयू नहीं है, ये धरातल पर इम्प्लीमेंट हुआ। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल स्थित कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। यह मंदिर संभल के एंकरा कंबोह इलाके में बनने जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद इस मंदिर के शिलान्यास की चर्चा थी। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया, जिस भाव से पूजन किया, प्रधानमंत्री ने जिस श्रद्धा से पूजन किया, श्री कल्की धाम की धरती को नमन किया। मैं और योगी जी साथ थे, जहां भगवान के धाम की आधारशिला रखी गई है, उस भूमि को नमन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो वहीं किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसानों ने महापंचायत कर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है। 23 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। हाई पावर कमेटी न करने के चलते किसानों ने यह ऐलान किया है। दिल्ली कूच का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, जय जवान जय किसान मोर्चा की ओर से किया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर के बी ब्लॉक से एक पशु क्रूरता का कारनामा सामने आया है, जहां बेरहमी से लोहे की रॉड से कुत्ते की जमकर पिटाई की गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस हमले में कुत्ते को काफी चोटें आई हैं और उसके पैर भी टूट गए हैं। अभय शुक्ला नाम के शख्स की इस हरकत पर विजय उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सांसद मेनका गांधी के हस्तक्षेप के बाद गंभीर धाराओं में गाजीपुर थाने में आईपीसी की धारा 429, 506 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। महोबा के कीरत सागर तट पर एकत्रित हुए छात्र छात्राओं का गुस्सा फूटा, जिसके चलते धीमे धीमे छात्रों की एक भारी भीड़ कीरत सागर तट पर एकत्रित हो गई, जिसको लेकर शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। छात्रों का आरोप है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस लिखित परीक्षा का पेपर बीते 2 दिनों तक होता रहा, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी शांतिपूर्वक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने की कोशिश की। लेकिन एकत्रित हुए आक्रोशित छात्रों ने पेपर लीक होने से पहले भविष्य के साथ खिलवाड़ जाहिर किया। सर यहाँ पे यूपी पुलिस का एग्जाम जो चल रहा था अभी रिसेंटली में सर 17-18 को था सर, इसकी चारों शिफ्टों का एग्जाम लीक हो चुका है। और सर यहाँ पे सभी छात्राओं की मांग है कि पेपर री एग्जाम होना चाहिए। सर सुबह 10 बजे से पूरी सोशल मीडिया पे हाहाकार मच रहा है। और यहाँ पे ये देखिए सर, ये प्रूफ है, 10 बजे से पूरा विद प्रूफ के सभी इंस्टाग्राम पर यही पेपर हो रहा है। सभी यहाँ पे पीडीएफ ये सबके पास पहुंच चुकी है। और हम लोग यही मांगना चाहते हैं सरकार से कि पेपर री एग्जाम हो। और यहाँ पे विधायक जी आए, वो हमें बताएं कि होगा कि नहीं, आगे कार्रवाई की जाएगी कि नहीं। भाई हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे कुछ छात्र आंदोलित है और उनको ये शंका है कि पेपर पहले लीक हो गया था, इसलिए इस पेपर के खिलाफ वो अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए मुझे कॉल किया तो मैं मौके पे आया। मैंने सभी छात्राओं से बात की है और मैं उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या है, उसको मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और शीघ्र इसका निराकरण कराऊंगा। अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर अवैध संबंधों के चलते बेटी ने ही अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही पिता की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति जो कि गंडा तावीज आदि बनाने का काम करता था, वो अपने घर में घायल अवस्था में मिला। उसका गला किसी शार्प ऑब्जेक्ट से रेता गया था। घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले आया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था और तमाम तलाशी ली गई, पूछताछ की गई, लेकिन उस समय कुछ हाथ में नहीं आया। इसमें डीएसपी रामपुर और सीओ टांडा सहित थाने की पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा करके 72 घंटे के अंदर इस अज्ञात हत्याकांड का खुलासा किया है। तो वहीं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती 2021 पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निर्देशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए भर्ती का शासनादेश जल्द जारी करने और पद बढ़ाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 साल में भर्ती पूरी नहीं हो सकी और गौरतलब है कि परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराई गई थी। रिजल्ट 1 महीने के अंदर 15 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया गया था, जिससे 45,257 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। हालांकि कोर्ट के आदेश पर 6 दिसंबर 2022 को संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया। 2021 में ये भर्ती आई थी कोविड के काल में। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2021 में हुआ था। 2021 नवंबर में इसका रिजल्ट आ गया था। कुछ प्रकरण के कारण कुछ अभ्यर्थी इसमें कोर्ट चले गए थे। इसमें 2 बार रिजल्ट आया और 2 बार ऑर्डर भी कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से एक बार ऑर्डर रिजर्व होकर रिलीज हुआ। दूसरी बार अभी 1 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व हुआ और उसका ऑर्डर 15 फरवरी को आ गया है, जिसमें उस समय अध्याचन विज्ञापन में कोई पदों का उल्लेख नहीं था। अब हम लोगों की मांग है कि आए हुए समस्त अभी अध्याचित 6000 से ज़्यादा पदों को जोड़कर इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराएं, जिससे कि यह भर्ती हमारी और आगे न्यायालय में न फंस पाए। तो वहीं अगली खबर हापुड़ से है, जहां बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि बेखौफ चोरों ने पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही ट्रैक्टर वर्कशॉप को निशाना बना दिया। वर्कशॉप से फ्लेक्सी प्रिंटिंग का भी कार्य होता था। वर्कशॉप से करीब 90,000 नकदी और कीमती सामान व ट्रैक्टर के पार्ट्स चुराकर चोर आसानी से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई। बस रात सुबह आकर देखा, हम रात यहाँ से 9 बजे करीब गए थे और सुबह आके देखा तो सारे में यहाँ पे फैला पड़ा था सामान, बाकी दुकान की चोरी वगैरह। ये कुछ कैश रखा था 90-95 हज़ार रुपये। बाकी इसकी मशीन की कॉपर वगैरह जो अर्थिंग की सब ले गए वो उखाड़ के। बाकी ट्रैक्टर का थोड़ा बहुत सामान था, वो भी कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान है। ये हमारी ट्रैक्टर वर्कशॉप है। हाँ जी, पुलिस आई है, वो ले जाँच पड़ताल करके ले गए हैं। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के साइकिल मार्केट में अवैध तरीके से बसी झुग्गी झोपड़ी को डीडीए द्वारा हटाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 100 से 150 झुग्गियां हैं, लोग जिसमें अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे थे। वहीं डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि 4500 मीटर जमीन पर कई सालों से अवैध तरीके से कबाड़ बीनने वालों का कब्जा था। ये सभी लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं, जो कबाड़ सड़कों से बीनकर अपना गुजारा या गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब डीडीए की ओर से मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही जा रही है, जिसके मद्देनजर डीडीए के अधिकारी और पुलिस प्रशासन की देखरेख में कब्जे को आज हटा दिया गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ठंड के बाद बारिश का महीना आने वाला है, तो अब इन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा और ये लोग कहां जाएंगे, इसका कोई अता पता फिलहाल नहीं है। पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट और ट्रांसफर निर्माण क्षेत्र में जानी मानी और भारत की नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने वाली कंपनी सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर में डायनेमिक चैनल पार्टनर मीट का आयोजन किया। इस चैनल पार्टनर मीट में कंपनी की आगामी विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मीट में कंपनी की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इस कार्यक्रम में सर्वोकॉन के कंप्रेहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें कंपनी का बेहद लोकप्रिय ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर शामिल है। सर्वोकॉन सिस्टम लिमिटेड के फाउंडर और एमडी हाजी कमरुद्दीन ने इस विस्तार पर
उत्साह बताते हुए कहा कि जम्मू में ये चैनल पार्टनर मीट वैल्यूड कस्टमर और रेपुटेटेड डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल पार्टनर्स दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे डेडिकेशन को दिखाता है। सर्वोकोन की चैनल पार्टनर मीट जो हो रही है, इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जितने भी डीलर भाई, डिस्ट्रीब्यूटर भाई जम्मू से और सराउंडिंग एरिया से आए, हम सभी के लिए बहुत उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और यहाँ पे आए और इसमें पार्टिसिपेट किया। सर्वोकोन का यहाँ डीलर मीट करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि अभी हम लोग जम्मू के लिए और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स है, जो इसको हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स कहते हैं, उसकी हमारी और भी कई एक रेंज आई हुई हैं, जो अगर आपके यहाँ जैसे 80 वोल्टेज आ रही है या 50 वोल्ट आ रही है, उसको भी ये बढ़ा के 220 वोल्ट करेगा। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।